हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक को कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिगमन विश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और समष्टन विश्लेषण के संदर्भ में व्याख्या की गई और स्पष्ट विविधताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, हमें क्या करना है इसमें, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन पेपर से लिया गया है एंड इस क्वेश्चन में बेसिकली ये प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में पूछ रहे हैं। आपको क्या करना है, इसकी विश्लेषण की अवधारणा करनी है एंड इसके अलावा समष्टन विश्लेषण जो है उसके संदर्भ में भी इसकी जो अस्पष्ट विविधताएं होती हैं उनको स्पष्टता से वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्रतिगमन विश्लेषण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिगमन विश्लेषण क्या है। तो प्रतिगमन विश्लेषण निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, एक श्रेणी के निश्चित मूल्य के आधार पर दूसरी श्रेणी के तत्संवादी मूल्य का अनुमान लगाना प्रतिगमन विश्लेषण कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी एक श्रेणी के निश्चित मूल्य को ले लें तो उनकी वजह से जो दूसरी श्रेणी पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रभाव पड़ने को हम प्रतिगमन विश्लेषण या प्रतिगमन विश्लेषण कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मुद्रा की निश्चित मात्रा हो जाने पर सामान्य मूल्य स्तर पर कितना प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मुद्रा है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो बाकी चीज़ें हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि एक चीज़ के बढ़ने या घटने से दूसरी चीज़ पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दूसरे शब्दों में प्रतिगमन शब्द का अर्थ वापस लौटना होता है। वापस लौटने का मतलब क्या होता है, देखिए, एक चीज़ का मूल्य बढ़ गया तो उससे दूसरी चीज़ पर कमी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जब ये वापस अपनी जगह पर आएगा तो ये वापस से ऊपर चला जाएगा। यानी कि ऐसा होता है कि इसके प्रभाव से ही इस पर पड़ने वाले प्रभाव से इस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वो वापस लौटने वाली स्थिति में भी तो आता है, तो इसी वजह से इसका मतलब वापस लौटना भी होता है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस ग्लूटन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। उन्होंने अपने परीक्षण में 1000 से अधिक पिताओं और उनके पुत्रों के कद के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पिता तथा पुत्रों की लंबाई में घनिष्ठ संबंध है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिगमन जो विश्लेषण है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो सर फ्रांसिस ग्लूटन ने किया था। उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था कि पिता और उनके पुत्रों की जो कद होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। ठीक है, तो उसमें भी प्रतिगमन संबंध देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए, आधुनिक सांख्यिकी में प्रतिगमन की अवधारणा केवल पितरागत विशेषताओं से संबंधित नहीं है, अपितु उन सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदों या मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ पितरागत विशेषताओं के लिए ही हम प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, नहीं, हम और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी सभी चीज़ें जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों या मूल्यों का अध्ययन किया जाता हो या फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता हो, तो उस समय हम प्रतिगमन या प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिगमन के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के माध्य संबंधों का विश्लेषण करके एक पद मूल्य से संबंधित दूसरा आश्रित मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतिगमन जो क्षेत्र होता है, प्रतिगमन जो होता है उसमें हम सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक इन सभी मूल्यों का विश्लेषण कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि अगर समाज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उससे वहीं पर व्यवसाय में क्या परिवर्तन होगा या फिर किस किस तरीके की परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ब्लेयर के अनुसार मूल इकाई के रूप में 2 या 2 से अधिक चरों के पारस्परिक औसत संबंध की माप को भी प्रतिगमन कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम इकाई न लेकर उनके औसत लेंगे तो इनके बीच में जो संबंध होगा, इसकी जो माप होगी उसको भी हम प्रतिगमन माप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, आर्थिक व्यावसायिक जगत में प्रतिगमन की अत्यधिकता है। क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ का यूज ज़्यादा होता है। प्रबंध अधिकारियों द्वारा व्यवसाय नियंत्रण उपकरण के रूप में प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग किया जा सकता है तथा किसी एक वस्तु के सामान्य मूल्य में निश्चित वृद्धि होने पर दूसरे वस्तु पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि अगर एक वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है या मूल्य में कमी हो रही है तो इसकी वजह से दूसरी वस्तु के मूल्य में किस तरीके का परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने किसी चीज़ का उत्पादन किया और वो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, वो उत्पादन बढ़ गया, तो अब क्या होगा, मार्केट में उसकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि जो उसका प्राइस होगा वो कम हो जाएगा। और अगर इसका प्राइस कम हो गया तो लोगों का जो उपभोग है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे।
तो यही है कि उत्पादन बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, और बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पादन के बढ़ने से जो कीमत है उसमें कमी आ जाती है। तो देखिए, इसके बढ़ने से एक घटा है और एक बढ़ा है, तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को देखने का जो काम करता है वो प्रतिगमन विश्लेषण करता है। ठीक है, यानी कि एक में चेंज होने की वजह से दूसरी चीज़ों में किस तरीके का चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, यह दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को दर्शाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसकी कीमत में कमी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण लोगों का उपभोग बढ़ जाता है। देखिए, यही मैंने आपको बताया था कि अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उपभोग कम हो जाएगा, बट अगर कीमत में कमी होती है तो उपभोग बढ़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के संबंध को समझने के लिए प्रतिगमन का प्रयोग किया जाता है। तो इसी संबंध को जो समझना होता है वो हम प्रतिगमन विश्लेषण के द्वारा करते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रतिगमन विश्लेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, जो हमारी सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाना है और चैप्टर नंबर 7 को देखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है। आप जो चाहें उस वीडियो से देखकर इसमें ऐड कर सकते हैं एंड अपने आंसर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिगमन अवधारणा का विश्लेषण करें तथा उसकी समीकरण विधि को उदाहरण की सहायता से समझाइए। यानी कि हमें क्या करना है, प्रतिगमन अवधारणा के बारे में बताना है और उसी के साथ साथ हमें उसकी समीकरण विधि, फोकस यहाँ करना है क्योंकि प्रतिगमन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ये समीकरण विधि जो है यहाँ पे हमें इसका एग्जाम्पल देना है और इसको समझाना है। ठीक है, समीकरण विधि क्या होता है, मैंने आपको बुक में भी पढ़ाया था कि समीकरण विधि में हम दो समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसी तरीके से हमारी समीकरण आगे बनती जाती हैं और हमारे पास दोनों ही जो चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो एवरीवन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ जो ये स्पेस है, आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 20 to 30 वर्ड में प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में लिखना है। ठीक है, प्रतिगमन विश्लेषण मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी लगे कि समझ में नहीं आया है तो आप चैप्टर नंबर 7 को जाके पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि प्रतिगमन जो विश्लेषण होता है उसका जो समीकरण विधि है, उसकी जो समीकरण विधि है वो बीजगणितीय विधियों के अंदर आती है। यानी कि प्रतिगमन विश्लेषण की दो बीजगणितीय विधि होती हैं, पहला होता है समीकरण वाला, दूसरा होता है गुणांक वाला। हमारे क्वेश्चन में समीकरण को पूछा है तो चलिए हम समीकरण वाले को पढ़ लेते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, तो प्रतिगमन समीकरण, प्रतिगमन रेखाओं की बीजगणितीय स्वरूप में भी दो समीकरणों का आना आवश्यक है। यानी कि अगर हम प्रतिगमन की बीजगणितीय रूप का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी दो समीकरणों का आना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही समीकरण या एक ही इक्वेशन से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट दो समीकरण चाहिए। ठीक है, जिसमें एक को एक्स तथा अन्य को वाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। आप एक्स भी मान सकते हैं, आप वाई भी मान सकते हैं। अगर आप एक्स वाई नहीं मानना चाहते हैं तो आप ए एंड बी मान सकते हैं। ठीक है, आप सी एंड डी मान सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको एक को अन दोनों को ही नाम देना जरूरी होता है क्योंकि इनके कोई नाम नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके लिए निम्न प्रकार से समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे समीकरण का उपयोग कैसे किया जाना है, देखिए यहाँ प्रतिगमन विश्लेषण ये y का विश्लेषण है। जब हम x पर y का विश्लेषण निकालते हैं तो a प्लस bx होता है। उसके बाद हम सिग्मा y का मतलब होता है y का जोड़। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, na प्लस b सिग्मा x निकालना होता है। देन उसके बाद हम सिग्मा xy निकालते हैं तो इसमें a सिग्मा प्लस b सिग्मा x स्क्वायर निकालना होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों फॉर्मूलेज की हेल्प से हम दोनों ही चीज़ों को निकाल लेंगे। हमें याद रखना है कि ये दोनों ही इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो ये जो होती है ये हमारी पहली इक्वेशन होती है और उसके बाद ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनती है। हमें ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये थी y की वैल्यू। ठीक है, ये y की वैल्यूज़ हैं। जब हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम y की वैल्यूज़ को इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। उसके बाद देखिए, हम x की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम x का प्रतिगमन निकालते हैं तो उसमें हमें x की ये वाली इस x के लिए हमें ये दोनों समीकरण का उपयोग करना होता है। ये हमारी समीकरण 1 बनती है एंड ये हमारी समीकरण 2 बनती है। जैसे ही हम दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं उसके बाद हम इन फॉर्मूलेज में इनको पुट कर देते हैं एंड हमारे आंसर्स निकल के आ जाते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आंकड़ों का प्रतिगमन समीकरण निकालना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आंकड़े हैं 6, 2, 10, 4 एंड 8। उसके बाद y की वैल्यू है 9,
11, 5, 8 और 7। तो चलिए देख लेते हैं प्रतिगमन समीकरण हमें कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिगमन समीकरण के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। आप इन्हें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्स की सारी वैल्यूज़ को पुट करना होता है, देन आपको वाई की सारी वैल्यूज़ को पुट करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स और वाई का गुणा करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, 6 9 जो 54 होता है, इसी तरीके से आप सबकी गुणा करेंगे तो आपका एक्स वाई निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको एक्स का स्क्वायर करना है, तो आप एक्स का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, देन 2 का 4 होता है, 10 का 100 होता है, 4 का 16 होगा एंड 8 का 64 होगा। ठीक है, ये था हमारा एक्स का स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, वाई का स्क्वायर करना होता है। 9 का 81 होगा, 11 का 121 होगा, 5 का 25 होगा, 8 का 64 होगा एंड देन 7 का 49 होगा। तो इस तरीके से आपने वाई का स्क्वायर भी निकाल लिया। इसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है, सबका सम करना होता है, क्योंकि हमें सब जगह सिग्मा की जरूरत है और सिग्मा का मतलब सबका सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालेंगे 30, ये सिग्मा वाई की वैल्यू 40 है, देन सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों इसके गुणक थे। ठीक है, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, एंड देन ये सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो आइए चलिए इन सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख लेते हैं। मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिखाया था, तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा वाई बराबर है एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स के। ठीक है, यहाँ पे ये y की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको y की वैल्यूज़ निकाल के दिखाई हैं, आपको सेम इसी तरीके से x की वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो y की वैल्यूज़ में दूसरा जो होगा वो सिग्मा एक्स वाई निकलेगा, इसमें a सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे रखना है। तो जहाँ पे आपको जो जो वैल्यू रखने के लिए कहा गया है आपको वो वैल्यूज़ रखनी है। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा y की वैल्यू है, तो आपको पता है कि सिग्मा y की वैल्यू क्या है, ये है, तो आप सिग्मा y की वैल्यू यहाँ पे ऐसे ही पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे n है, n का मतलब कितना था, n का मतलब 5, यानी कि हमारे पास टोटल 5 टर्म्स थी, तो इसी वजह से हम 5 रखेंगे। देन उसके बाद a की जगह पे हम a रखेंगे, क्यों, क्योंकि a एंड b आर कांस्टेंट। a और b जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, उनकी कोई वैल्यूज नहीं है, इसीलिए आपको यहीं ऐसे ही रखनी होंगी, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी है, उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए a और b की वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको a को एज इट इज ऐसे ही रखना है, देन उसके बाद b को एज इट इज रखना है, एंड आपको यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू रखनी है। तो देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, आपने सिग्मा एक्स की वैल्यू रख दी। उसके बाद देखिए नीचे सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू रखनी है, आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी 214, तो 214 ये रही आपकी वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू रखनी है। सिग्मा एक्स कितना था, हमारे पास 30 था, तो 30 का 30 रखेंगे एंड देन ए को हम ऐसे ही एज इट इज रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर ये रहा 220, तो मैं 220 ऐसे रखूंगी एंड बी को मैं ऐसे ही कॉन्स्टेंट रख दूंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके की कोई समीकरण मिले, ठीक है, तो आपको वहाँ क्या करना होता है, दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को बराबर करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे a है एंड b है, यहाँ पे भी a है एंड b है, आपको क्या करना है, या तो आप b को बराबर कर लीजिए, ऊपर और नीचे सेम एज इट इज कर लीजिए, एंड उसके बाद या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप a को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने a को बराबर किया है, क्योंकि यहाँ पे a को बराबर करना ज़्यादा आसान था, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5a है एंड यहाँ पे 30a है, तो यहाँ पे अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगी 5a से, तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि दोनों ही 30a बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं 5a में 6 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी एंड मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं इन सब में मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 240 हो जाएगा, 6 4 जो 24 होता है, तो ये 240 हो जाएगा, देन ये 30a एंड देन उसके बाद ये हो जाएगा 180b। ठीक, ये इस तरीके से ये अब ये दोबारा में नंबर 1 समीकरण बन जाएगी एंड देन ये नंबर 2 समीकरण बन जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसे नंबर 3 समीकरण का नाम दे दें और इसे नंबर 4 समीकरण का नाम दे दें। ठीक है, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कैसे करना है इसके। दोनों ही समीकरण को बराबर करने के बाद आपको क्या करना होता है, नंबर 2 समीकरण में से नंबर 1 को घटाना होता है, यानी कि आपको क्या करना है, नीचे वाली समीकरण में से ऊपर वाली को घटाना है। जैसे ही आप घटा के निशान लगाएंगे तो सारे समीकरण आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ 30a से 30a बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का 40b बचेगा एंड ये बचेगा 26 यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ये 40 गुणा में है तो यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 26/40 ये माइनस का है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे b की जो वैल्यू आएगी माइनस का 0.65 आएगी। अब हमारे पास b की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को समीकरण 1 में रखकर a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को उठाया एज इट इज, जैसी थी समीकरण a ऐसे उठा लिया। ठीक है, तो 40 इज इक्वल टू 5a प्लस 30 एंड यहाँ पे b लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने b की जगह पे b की वैल्यू को रख दिया, क्योंकि अब हमारे पास b की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 19.5 हो जाएगा एंड देन हमारे पास है 40, देखिए यहाँ ये
माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू के निशान के इधर यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 59.5। 59.5 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ ये एक के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 59.5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.9। अब दोनों ही एलिमेंट्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, आप फॉर्मूले में रख के इसका आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वैल्यूज निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि सारी वैल्यूज निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि वंदना 3 वर्षों के लिए बैंक से 10,000 का लोन लेती है तथा ब्याज दर 5% की है, तो 3 वर्षों के बाद संयोजित ब्याज क्या होगा? ब्याज चक्रवृद्धि दर से लिया गया है, यानी कि देखिए वंदना नाम की एक लड़की है जो 3 सालों के लिए 10,000 रुपये का लोन लेती है किसी बैंक से, और उस पर जो रेट लगती है इंटरेस्ट रेट वो 5% है। आपको क्या बताना है कि 3 साल में उसने कितना ब्याज लौटाया होगा। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, मैं आपको एक स्पेशलिटी बता दूं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी कि आपने अगर 10,000 रुपये पहले साल में आपने 10,000 रुपये की पे 5% की रेट से अगर इंटरेस्ट दिया है तो आपका 500 होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ पहली साल का होगा, ये पहली साल का आपने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में आपको इस 500 पर भी 5% का इंटरेस्ट देना होगा। तो अगर आप इस पर भी 5% का इंटरेस्ट देंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 आप सेकेंड ईयर में ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि आपको सेकेंड ईयर में 10,000 पर तो देना ही देना है 5%, आपको 500 पर भी देना है। उसके बाद क्या होगा, थर्ड ईयर में आपको 25 ही जो आया है ना दूसरी साल वाला, आपको इस पे भी इंटरेस्ट देना है। अगर आप 25 पे 5% का इंटरेस्ट देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 1.25, यानी कि 1.25 देना है आपको। ठीक है, तो तीनों ही साल इसी तरीके से होगा, आपको मूलधन पे तो ब्याज देना ही पड़ता है, साथ ही साथ उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है ना उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से काम करता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है, कोड याद रखना है जो कि 3 ईयर्स के लिए होता है। 3 ईयर्स के लिए जो कोड होता है वो 3, 2, 1 होता है। ठीक है, 3, 2, 1 होता है, यहाँ पे ये मिस्टेक है तो इसको 2 कर लीजिए। ओके, तो 3, 2, 1 होता है, यहाँ पे ये 1 होगा। तो 500 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो जाएगा। 25 की अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद 1.25 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1.25 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली अब आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना है, तो कि कितना ब्याज हुआ है। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे आपके पास सारे ब्याज निकल के आ जाएंगे, ये 1500, उसके बाद ये 50 एंड देन उसके बाद 1.25, ये सारा जो होगा आप इसको जोड़ने के बाद संयोजित ब्याज निकाल सकते हैं। तो देखिए 1500 और 50 कितने हो जाएंगे, 1550 एंड 1 हो जाएगा 1551.25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1551.25 का टोटल ब्याज मिलेगा 3 ईयर में। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन देखा था आपके क्वेश्चन पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उसमें 5 ईयर्स का पूछ रखा था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी से एक आइडिया ले सकते हैं एंड आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्यालय के 10 कर्मचारियों के मासिक वेतन दिए गए हैं, इनका मध्य वेतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारी हैं, उनका मासिक वेतन दिया हुआ है, हमें बस मध्य ज्ञात करना है। मध्य ज्ञात करने का बहुत आसान सा फॉर्मूला था एवरीवन, यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स अपॉन में एन रखना होता है। सिग्मा एक्स क्या होता है, सबका जोड़, यानी कि सबको जोड़ना है, एंड अपॉन में रख देना है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो सबका जोड़ जो होगा मैं आपको बता देती हूँ, ये 5870 है, आप इन सब को जोड़ सकते हैं। तो 5870 था एंड टोटल जो संख्याएं हैं वो 10 है, तो मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये 587, यहाँ 10 से ये 0 चला जाएगा, देन उसके बाद 587 हमारे पास आंसर बचेगा। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी 480 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है। प्रथम दिन वह 12 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और दूसरे दिन 10 घंटे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और तीसरे दिन 15 घंटे 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो उसकी औसत चाल बताइए, वो भी हरात्मक गति में। ठीक है, आपको क्या करना है, औसत चाल तो बतानी है, बट आपको मध्यक जो है वो हरात्मक निकालना है। ठीक है, हरात्मक मध्यक की सहायता से आपको औसत गति निकालनी है उसकी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि हरात्मक जो मध्यक होता है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एन तो होगा हमारा टोटल नंबर्स, यानी कि उसने कितनी चालें चली हैं, वो कितनी बार चला है। मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे कितनी चालें चली हैं इसने, सबसे पहले वो चला
देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि प्रथम बार वो कितना चलता है। देखिए प्रथम बार 12 घंटे 40 किलोमीटर की चाल से, ये पहली चाल है उसकी, यानी कि एक बार चला, उसके बाद ये दूसरी बार चला, एंड देन उसके बाद ये 3 बार चला, यानी कि इसने 3 बार टोटल चला है। तो एन की जो वैल्यू होगी वो हमारी 3 होगी। उसके बाद यहाँ देखिए सिग्मा 1/m होता है। सिग्मा यानी कि सबका जोड़ है, यानी कि हमें सबको जोड़ना है, एंड 1 तो रखना ही रखना है हमें अपॉन में एम। एम यानी कि जितनी भी उसने स्पीड है ना, यानी कि जितनी चालें उसने चली हैं हमें यहाँ पे वो रखनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहली जो स्पीड थी उसकी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, देन उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, देन उसके बाद 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो ये इसकी टोटल स्पीड थी, यानी कि ये सारी 3 स्पीड थी इसकी, एंड उसने 3 स्पीड चली थी, इसी वजह से यहाँ पे हमने एन की जगह पे 3 रखा है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये जो फ्रैक्शन है एवरीवन, इसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो मैं बस इतने को पहले आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपको क्या करना होता है, नीचे वाले जो होते हैं इनका एलसीएम लेना होता है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 480। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से इसे डिवाइड करना है, एंड जो डिवाइड करके आएगा उसके ऊपर गुणा करनी है, यानी कि 1 से गुणा करनी है। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो 10 आएगा, और ऊपर अगर मैं 1 से गुणा करूंगी तो तब भी 10 ही आएगा सिचुएशन में। ठीक है, उसके बाद 40 से अगर मैं 480 को डिवाइड करूंगी तो 12 आएगा, एंड देन उसी के बाद अगर मैं 32 को डिवाइड करूंगी 480 से तो ये 15 आएगा। ठीक है, ऊपर गुणा करने पर कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि सब जगह पर 1 है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इन सबको जोड़ना है। तो ये 37 अपॉन में 480 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, हमारे ऊपर अभी यहाँ पे 3 भी तो था, तो अब हम क्या करेंगे, तो 3 अपॉन में 37 अपॉन में 48 हो जाएगा। तो ये जो 48 है ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, वो भी मल्टीप्लाई में, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ऐसा ही होता है, जब आपको डबल डिवाइड दिखता है तो आपको क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या को सबसे ऊपर लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, 3 × 480 अपॉन में 37। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी स्पीड, वो भी तीनों की, यानी कि तीनों की जो एवरेज स्पीड है, तीनों चालों की जो एवरेज स्पीड है उसकी वो 30 किलोमीटर पर आवर है। बट अगर हम व्यक्तिगत जो गति है उसका गणितीय माध्यक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, सारी गतियों को रखना है, यानी कि सारी स्पीड्स को रखना है और अपॉन में रख देना है कि कितनी स्पीड है, 1 2 3 स्पीड्स थी तो हमने 3 रख दिया। यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो ये इससे डिवाइड करने के बाद 40 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका गणितीय माध्यक था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि अपकिरण की माप से क्या तात्पर्य है, अपकिरण की माप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि अपकिरण की माप क्या होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल देख लेते हैं इसका। समंक मालाओं की सभी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से बताने के लिए अपकिरण की माप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि समंक मालाएं, यानी कि जो सीरीज होती हैं उनको सही तरीके से बताने के लिए, उनकी एक एक छोटी से छोटी विशेषता को बताने के लिए हम अपकिरण की माप का प्रयोग करते हैं। इसे विचरण की माप भी कहा जा सकता है, यानी कि हम इसे विचरण की माप भी कह सकते हैं। ठीक है, निम्न आंकड़ों की सहायता से अपकिरण की माप को समझा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आंकड़े हैं, यहाँ पे पहला ABC है, A में ये 10 एंड 10 है, देन उसके बाद 2 8 20, देन उसके बाद 10 12 एंड 8 है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, इन सभी का माध्य मूल्य 10 यानी कि एक समान होगा, परंतु माध्य का समान होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए माध्य मूल्य निकालना तो आसान होता है, हमें क्या करना है, सबको सम करना है, n अपॉन में कर देना है n से। तो देखिए यहाँ पे 10 10 एंड 10 ये 30 हो जाएगा, 30 अपॉन में हम करेंगे 1 2 3, तो 3 करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा माध्य मूल्य 10 निकल के आएगा। ठीक है, तो A से जो निकल के आया है वो 30 निकल के आया है। इसी तरीके से अगर मैं B की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये 20 एंड 28 और 2 जो होगा वो 10 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी 30 होगा, तो ये भी 30 अपॉन में 3 होगा, तो यहाँ से भी जो मध्य निकल कर आएगा वो 10 निकल कर आएगा। और अगर मैं C की बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे 10 है, देन 12 है एंड 8 है, ये भी टोटल मिला के 30 होगा, एंड 30 अपॉन में 3 करेंगे तो यहाँ से भी 10 निकल कर आएगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इन सभी का जो मध्य मूल्य होगा वो समान होगा, यानी कि 10 होगा। बट माध्य का समान होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि माध्यिका का क्या मतलब होता है, बीच वाली वैल्यू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे 12 है, तो जो माध्यिका है जरूरी नहीं है वो समान हो, माध्यिका का समान होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बताया गया है, तो मध्य जो है A का वो 30/3 यानी कि 10 है, B का 30/3 10 है, C का भी 30/3 10 है। बट A की माध्यिका की बात करें तो 10 है, B की माध्यिका 8 है एंड C की माध्यिका जो है वो 12 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंसेस जो होते हैं वो कैसे देखे जा सकते हैं इसमें। इसके बाद देखिए अपकिरण का अर्थ व परिभाषा। यहाँ पे आपको अपकिरण का अर्थ और परिभाषा दी गई है। किसी दिए गए समूह के पद मूल्यों में एक रूपता के अभाव से है। दूसरे शब्दों में अपकिरण या प्रसार शब्द आंकड़ों के बिखराव या विचरण को कहते हैं। यानी कि जब भी हम बिखराव या विचरण का विश्लेषण करते हैं उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हम अपकिरण की माप का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
तो यहाँ पे आपके अपकिरण की माप की विशेषताएं बताई गई हैं। तो अपकिरण की माप को समझना सरल होना चाहिए, यानी कि अपकिरण की माप जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो समझने में सरल हो। इसके बाद मापें व्यवहारिक होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के रख देंगे। एटलीस्ट वो मापें जो हैं, वो जो आंकड़े हैं वो ऐसे होने चाहिए जो व्यवहारिक हों, जो ऐसे हों कि पॉइंट में ना हो या फिर माइनस में ना हो। ठीक है, पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से स्पष्ट हो। ऐसा नहीं है कि आंकड़े सही से स्पष्ट नहीं है और हम उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसके बाद ये वितरण प्रत्येक मद पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो वितरण है वो प्रत्येक मद पर आधारित हो। बीजगणितीय परिवर्तन के योग्य भी होना चाहिए, यानी कि हम इसे बीजगणितीय रूप में भी लिख सकें। उसके बाद उग्र मदों से प्रभावित नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसा कोई भी मत ना हो जो उग्र मदों से प्रभावित हो। ठीक है, तो एवरीवन ये थे आपके क्वेश्चंस, मैंने आपको इसके आंसर्स भी करा दिए हैं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है, अपनी जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ को अच्छे से देखना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, और अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।